हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस का फॉर्म आ गया है, तो जिन बच्चों को नहीं पता हो वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। पीसीएस 2026 का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, डेली करंट अफेयर्स अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में काफी बेनिफिशियल रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टुटगार्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताया गया है कि ये 23 जुलाई से 26 जुलाई 2026 को जर्मनी में होगा। और ये एक इवेंट है जिसमें इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। मोर देन 70 फिल्म्स जिनका जो है वो वहाँ पे दिखाई जाएंगी। डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स जो कि इंडिया के वेरियस रीजन से जो है वो ओरिजिन हुआ है इनका। और इसमें मलयालम थ्रिलर है इको फ्रॉम द इन्फिनाइट क्रॉनिकल्स ऑफ कुरियाचन। इसको दिलजीत अयाथान ने डायरेक्ट किया है, तो इसको जो है वो सबसे पहले इसकी स्क्रीनिंग होगी और इसके बाद जो है वो और भी फीचर फिल्म जो इसमें दिखाई जाएंगी। और इसमें 60 पार जिंदगी लाइफ बर्न 60, इसको हैदर खान ने डायरेक्ट किया है, इसको भी दिखाया जाएगा। और इसमें 5 पद्मश्री अवॉर्डीज के लाइफ स्टोरीज के बारे में दिखाया गया, जिसमें फोक डांसर मंजना जगाती, एलिफेंट ट्रेनर पार्वती बरुआ, इनके स्टोरीज को इसमें दिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें एक और डॉक्यूमेंट्री है, लाइव्स फॉर लीव्स, टी प्रोडक्शन असम, जो कि एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि जो टी प्लांटेशंस वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं काफी क्रूशियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो फिल्म मेकर्स के लिए। और ये इन्हें एक ग्लोबल ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं। जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का बढ़ता है, जिससे इंडियन सिनेमा को एक ब्रॉडर लेवल पे जो है वो जाना जाता है, प्रमोशन होता है इनका। और जो इंडिया की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं बेसिकली ये सोशल इश्यूज पे फोकस करती हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए रहते हैं। तो इससे इनका भी जो है वो काफी हेल्प मिलता है, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कहाँ होता है, क्या क्या है। जो कुछ फिल्म्स हैं जैसे कि इनके नाम कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये आप इसको एग्जामिनेशन में याद रखिएगा। एक रिनाउंड फिल्म और थिएटर पर्सनालिटी थी विजया मेहता, इनको बाई कहा जाता था। तो ये इनका भी कल जो है वो डेथ हुआ है और ये 92 इयर्स की थी। काफी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मराठी थिएटर में। इनका एक काफी रिनाउंड लेगेसी है। थिएटर ग्रुप इनका था रंग गयन, और उसके थ्रू उन्होंने मराठी जो थिएटर था उसको जो है वो पूरा जो है वो इसको रिवॉल्यूशन किया। और काफी इनके जो है वो अच्छे प्रोडक्शंस रहे थे, काफी फेमस थी ये। और इन्होंने राव साहेब, पेस्तौंजी, शकुंतलम, इन सारी टीवी सीरीज में भी जो है वो इनकी जो है नोटेबल जो है ये फिल्म्स रह रहे हैं। तो काफी जो है वो जानी मानी थी, तो इनका निधन हुआ है। तो इस पे लोगों ने अपना दुख जताया है। और इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1975 में मिला था। इसके अलावा इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था, राव साहब इनकी 1986 में आई थी, उसके लिए एक्ट करने के लिए इनको ये मिला था। तो कभी कभी जो डेथ्स वगैरह जिनकी होती है उनसे रिलेटेड चीजें भी पूछ ली जाती हैं। फिर इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा 2024, अभी कल वेंसडे को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने जो है वो 24 का डेटा जो है वो रिलीज किया है। और इसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है रेट्स उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है अक्रॉस द कंट्री, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और इन्होंने कहा कि जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ कुछ रीजंस में मतलब अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहा है। नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ ये अभी 917 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर 1000 लड़के पे 917 गर्ल्स जो है वो बॉर्न हो रही हैं। इसमें बताया गया है रिपोर्ट में, ये चूंकि 2024 की रिपोर्ट है, कि केरला जो है ये सबसे स्ट्रांग इसका परफॉर्मेंस रहा है सेक्स रेशियो एट बर्थ में। यहाँ पे 970 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स।
और इसके अलावा जो टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है और मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है। सबसे अगर वीकेस्ट फिगर बताया जाए तो लक्षद्वीप है, यहाँ पे 865 गर्ल्स हैं पर 1000 में बॉयज। नागालैंड में भी 865 बॉयज गर्ल्स हैं। झारखंड में 890 है। तो कुछ जगहों पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी ये एक बड़ा चैलेंज है। और अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे जो सन के लिए प्रेफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का जो सेक्स रेशियो है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके पहले हरियाणा और पंजाब में रिकॉर्डेड जो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था एट बर्थ। और वहाँ जो 2011 का सेंसस था उस टाइम पे जो हरियाणा था यहाँ पे 834 गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज और 846 जो है वो पंजाब में थी। तो काफी सारे पॉलिसी एफर्ट्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जो नंबर है इसको इंक्रीज किया जाए। और इसमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स जो है वो 81,117 रही हैं। और इसमें जो है वो इन्होंने ये भी बताया कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसका रीच काफी बड़ा है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पूरे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इसमें। और बर्थ रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं। 2023 में 2.52 करोड़ था और अभी 2024 में 2.54 करोड़ जो है वो हुआ है। और इसी तरह जो रजिस्टर्ड डेथ्स हैं ये भी इंक्रीज हुआ है। 86.6 लाख से 89.4 लाख हुआ इस पूरे टाइम पीरियड में। 13 स्टेट्स हैं जहां पे 90% बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और 15 ऐसे स्टेट्स हैं जो 90% से ज्यादा डेथ रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो इसको ये मैंडेटरी है, ये इसका ये काम है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1989 के तहत प्रोवाइड करता है कि एक लीगल कंटिन्यूटी की मतलब कितने सिटीजन्स हैं, कितना उनका डेथ रेशियो है, कितना बर्थ रेशियो है। तो ये एक एविडेंस मिलता है कि हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स मिलता है जिसके बेसिस पे जो है वो पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है कि क्या हमारी पॉलिसीज रहनी चाहिए। अब जैसे कि हम बात करें कि जो डिक्लाइन है सेक्स रेशियो में तो इसको लेके एक कंसर्न होता है, पब्लिक कंसर्न, सोशल जस्टिस की बात कही जाती है। इसी के चलते गवर्नमेंट काफी सारी इनिशिएटिव्स को जैसे हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है सरकार का। तो इसके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाए जाते हैं कि कैसे जो है वो डॉक्टर्स जो डॉटर्स हैं जो बेटियां हैं उनको जो है वो सेव किया जाए। सोसाइटी में एक जो कल्चरल ट्रेंड है कि फेवर किया जाता है सन्स को ओवर डॉटर, जिसकी वजह से जो है वो सेक्स रेशियो जो है वो इतना देखने को मिलता है खराब। तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे इस पे और वर्क किया जाए। ये जो डेटा होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बेसिस पे फर्दर जो है वो पॉलिसीज बनती हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर जो है वो काफी सारे सेलिब्रेशन हुए। और इसमें जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो लाइफ है, उनका जो डेडिकेशन है, उसके लिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे मनाया जाता है इसी दिन। डॉक्टर बिधान चंद्र राय या बीसी रॉय, इनका जो है ये डेथ और बर्थ एनिवर्सरी दोनों होता है, जो कि एक काफी रिनाउंड इंडियन फिजिशियन थे। इन्हीं के डेथ और बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे डॉक्टर्स डे जो है वो मनाया जाता है। इस बार 2026 का जो नेशनल डॉक्टर्स डे था इसका थीम था बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। और इसके थ्रू ये इम्फेसिस दिया गया है कि एक नीड है कि डॉक्टर्स को भी मेंटल इमोशनल और फिजिकल जो वेलबींग है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से करें। और इस मौके पे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबने जो है वो जो डॉक्टर्स हैं इनको फैसिलिटेट किया, इनको कहा कि इनका जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है पूरा जो सोसाइटी है इसमें। बीसी रॉय की बात करें तो काफी प्रोमिनेंट फिगर ये माने जाते हैं इंडियन मेडिसिन और पॉलिटिक्स में। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को। और इन्होंने लंदन के से जो है वो फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, यहाँ से जो है इनको फेलोशिप मिली थी। फिर ये बाद में फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस बने। फिर ये इंडिया रिटर्न किए, फिर यहाँ पे इन्होंने एक लीडिंग फिजिशियन की भूमिका निभाई।
और अपने मेडिकल करियर के दौरान इन्होंने काफ़ी वर्क किया। बाद में ये पॉलिटिक्स में एंटर किए और ये सेकंड चीफ मिनिस्टर बने वेस्ट बंगाल के फ्रॉम 1948 टिल इनका डेथ हुआ था 1 जुलाई 1962 को। तो इसी के मौके पे जो डॉक्टर्स डे है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर शी लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। शी लीव्स है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको अभी न्यू दिल्ली में 29 जून को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चला था जिसका थीम था ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, और इसी मौके पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है शी लीव्स, जिसको कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है, और ये इम्प्लीमेंट होगा अंडर लोक ओएस प्लेटफॉर्म। लोक ओएस ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस आते हैं, इनकी जो भी एक्टिविटीज है उसको देख सके, डिजिटाइज कर सके, ताकि जो मेंबर्स हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लाइवलीहुड का रिकॉर्ड रखा जा सके, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सके। तो शी लीप का जो फोकस होगा वो मेनली यही होगा कि कैसे जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको और एम्पावर किया जाए, और इनका एक इनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। जो रूरल प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉर्मल वैल्यू चेन से जोड़ा जाए, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इनकी जो स्थिति है, जो इनका लाइवलीहुड है वो और बेहतर हो सके। ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है दोनों ही फार्म एंड नॉन फार्म रूरल एंटरप्राइजेस को, और इसका एम है एक स्ट्रॉन्गर और सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना। ये अभी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को भी असिस्ट करेगा। माना जा रहा है कि शी लीप से लखपति दीदी मिशन इसको भी और मजबूती मिलेगी, और ये प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ इनकम ग्रोथ, कि कैसे इनकम में ग्रोथ हो रही है, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। इससे जो लखपति दीदी हैं जिनके थ्रू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो, तो उनके लिए ये और बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर स्टेप है डिजिटल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अभी इसका लॉन्चिंग डेट प्लस इसके में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। लखपति दीदी भी काफी बार पूछा जा चुका है। ये लॉन्च किया गया 2023 में अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इनिशियली इसका टारगेट था, सेट किया गया था कि 3 करोड़ जो वुमेन है इनको एक एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख जो है वो जनरेट इनको कराया जाएगा बाय 2027 तक। और काफी सारे इंक्रीज देखने को मिला है, 6 करोड़ वुमेन जो है वो इससे जुड़ी हैं। तो वुमेन सेंट्रिक ये एक स्कीम है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और लोक ओएस ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है कि ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरा जो है वो कैप्चर कर सके। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये जैसे मैंने कल भी बताया था कि उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन चुका है इंडिया में जिसने कि स्टैट्यूटरी मदरसा बोर्ड को अबॉलिश कर दिया है, और अब मदरसा बोर्ड रिप्लेस होगा उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन से। ये न्यू अथॉरिटी ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा रन किए जाते हैं, उनको रेगुलेट और मैनेज करने का काम करेगा। ये एस्टेब्लिश हुआ है अंडर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025, और कल 1 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन किया गया। और इसमें जो है वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किए। और इसने जो पहले के जो लेजिस्लेशन थे उसको इस एक्ट के थ्रू जो है वो रिपील कर लिया गया है, हटा लिया गया है। और इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सर्टिफिकेट दिया, साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग
की जो टेक्स्ट बुक हैं उनको भी स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है, जो कि माइनॉरिटी स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको, ताकि जो क्वालिटी है एजुकेशन का उसको बेहतर किया जा सके, मॉडर्न एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा सके, ताकि फ्यूचर में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो डेवलप हो सके। और ये जो इस एक्ट के तहत जो ये यूएसएएमई बना है, इसमें 12 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कि जो प्रोफेसर्स रहेंगे जिनको कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉ में स्पेशलाइजेशन है, रिटायर्ड इंग्लिश टीचर्स रहेंगे कुमायूं यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा 2 सोशल वर्कर्स रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ये रहेंगे। साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ये भी जो है वो इसमें रहेंगे। तो ये उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, इसके बारे में जैसे कि यू उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अब ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में जो है वो इसको लागू किया गया, तो उत्तराखंड ये भी आ सकता है। साथ ही साथ अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है लास्ट ईयर। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने 1 ईयर एक्सटेंशन जो है वो अप्रूव किया है। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, ये 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है इसने इनको एक्सटेंशन किया है, और इनका अभी जो सर्विस है उसको 14 जुलाई 27 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। कभी कभी जैसे जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ भी देते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। ये एक परमानेंट विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान लेके आए हैं, और इसमें इनका ये कहना है कि ये इफेक्ट में रहेगा एनुअली फ्रॉम नवंबर 1 टू फरवरी 28। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सीजनल एयर पोल्यूशन होता है नेशनल कैपिटल में उसको रोका जा सके। इसमें कई सारे न्यू रूल्स और रेगुलेशन ले आए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो विंटर पोल्यूशन होता है उसको जो है वो कम किया जा सके। और इसमें ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 1 नवंबर टू 28 फरवरी, जैसे कि फ्यूल विल नॉट बी सप्लाइड एट पेट्रोल पंप, सीएनजी एंड एलपीजी स्टेशन अक्रॉस दिल्ली throughout the year to vehicles operating without a valid pollution control order, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ऐसी व्हीकल जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उनको फ्यूल सप्लाई नहीं किया जाएगा। एडिशनली, एंट्री ऑफ नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल्स दैट डू नॉट मीट BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स उनको भी रोका जाएगा कि वो दिल्ली में एंट्री जो है वो ना करें। और एग्जेम्पशन मिलेगा उन व्हीकल्स को, मतलब इसमें जो है वो ऐसी भी व्हीकल्स इंक्लूड किया गया है जिसमें जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज और अदर एसेंशियल सर्विसेज जो है उनको बस एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब ये जो है वो इजीली आ जा सकेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए और उससे जो रिलेटेड एमिशन है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये पार्किंग चार्जेस जो है वो एट ऑथराइज्ड पार्किंग फैसिलिटीज इसको जो है वो डबल करेंगे 1 नवंबर से फरवरी 28 के बीच में। फिर उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ये वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें ये रहेगा कि 50% जो है एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो रिमोटली अपने घर से वर्क करें। तो माना जा रहा है इनका कि ये जो विंटर सेशन में जो स्थिति दिल्ली की बहुत खराब हो जाती है, वहां का एयर एकदम पॉल्यूटेड हो जाता है, तो एक ये है, तो उसको जो है वो बेहतर इससे चीजें हो सकेंगी। इसके अलावा डिमोलिशन वर्क पे भी काफी सारे हैं कि कोई भी डिमोलिशन का वर्क नहीं होगा, या ऐसी चीजें जिसमें कि डस्ट जनरेट होती है उसको जो है वो प्रोहिबिट किया जाएगा। और उसका एक्सेप्शन है कि कोई ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना बन रहा हो जो कि बहुत एसेंशियल हो। लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स और मेजर कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं इनको एंटी स्मॉग गन्स और मिस्ट सिस्टम जो है वो लगाना होगा, ताकि डस्ट को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ये काफी सारे जो है ये अडॉप्ट किए जाएंगे मेजर्स, और देखना होगा फिर आगे आने वाले टाइम में कैसा इसका जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट वाइड डीजी रोवर डीजी रोवर GNSS स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन, और ये पूरे स्टेट में चलेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 अगस्त।
इस इनिशिएटिव का एम है जितने भी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू लैंड डिमार्केशन की किसकी कितनी जमीन है, क्या इसका मेजरमेंट है हर तहसील में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा इसमें, जो कि है डिजी रोवर जीएनएसएस टेक्नोलॉजी। इसका इनॉग्रेशन यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन्होंने सहारनपुर में इसका इनॉग्रेशन किया। उसमें कहा कि गवर्नमेंट जो है कमिटेड है कि जो लैंड रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको सिंपल किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए, टेक्नोलॉजी एनेबल किया जाए ताकि जो है लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जो है वो इन्होंने डायरेक्ट किया जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको कि ये प्रॉपर तरीके से कैंपेन चलाए, काफी सीरियसनेस के साथ चलाएं और इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए ताकि जो लैंड वगैरह है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। करंटली इसमें डेटा आया है कि अप्रोक्सीमेटली 79,157 केसेस हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें लैंड मेजरमेंट और डिमार्केशन को लेके जो है वो केसेस जो है वो पेंडिंग है अंडर सेक्शन 24। लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये काफी जो है वो चैलेंजेस इसमें रहा है। जो भी हमारे सिस्टम है वो काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, मैनुअल प्रोसेस होती है जिसमें एरर हो जाता है, जिसकी वजह से काफी विवाद रहता है लैंड वगैरह को लेके। और इसको इश्यू एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था 2008 में, जिसका एम था जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, जिससे जितना भी लैंड का है प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिल सके और जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस है वो इजीली हो सके, लोग आराम से खरीद फरोख सके, कोई किसी तरह का कोई विवाद ना हो। और इसी के लिए जो है ये डिजी रोवर टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जाएगा। ये एक एडवांस्ड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। माना जा रहा है कि ये काफी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी होती है और इसमें प्रॉपर तरीके से प्रिसाइज वे में लैंड का मेजरमेंट होगा, डिमार्केशन होगा और कोई इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे फिर क्या चीजें होती हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने अभी व्हाट्सएप का एक यूजर नेम फीचर इन्होंने नया इंक्लूड किया है, जिसके तहत ये इन्होंने अलाउ किया है यूजर्स टू इंटरैक्ट विदाउट एक्सपोजिंग, मतलब उनको उनका फोन नंबर नहीं एक्सपोज होगा लेकिन वो इंटरैक्ट जो है वो कर सकेंगे। तो इसको लेके जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको अभी थोड़ा सा संदेह की स्थिति में है, तो इन्होंने अभी इनको कहा है कि रोकने के लिए कहा है। और इसमें कहा है कि गवर्नमेंट ये वरीड है कि इसके जो है वो क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और लोग जो है वो इसके थ्रू स्पैम वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो इन्होंने व्हाट्सएप को नोटिस दिया है कि अभी इस फीचर को आप जो है वो होल्ड कर दीजिए। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ने व्हाट्सएप को कहा है कि टू फर्निश अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन द यूजर्स नेम फीचर विद इन 3 days। और इन्होंने कहा है कि आप अवॉइड करिए किसी भी प्रकार की फर्दर प्रोसीजिंग और इसमें पूरा भी डिटेल कंसल्टेशन के बाद ही इसको जो है वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है। और ये जो फीचर है ये अदर एप्स में है, जैसे कि जो टेलीग्राम चैनल है होता है, चैनल सिग्नल होता है, इसमें जो यूजर्स होते हैं वो चैट कर सकते हैं लोगों से और उसके लिए उनको अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना होता है। तो व्हाट्सएप भी इसने भी अनाउंस किया था इस वीक की हम भी इस तरह का फीचर लेके आ सकते हैं। और जैसे कि कोई नया पर्सन आता है, आप उससे बातचीत कर जाते हैं करना चाहते हैं, कोई आपका क्लासमेट या नेबर, तो मतलब बिना नंबर शेयर किए आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये सेफ है और इसमें जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर नहीं किए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या है। ठीक है। तो ये है अभी फिलहाल, तो अभी फिलहाल जो ये व्हाट्सएप का नया फीचर है ये अभी अंडर स्क्रूटनी है गवर्नमेंट के। और व्हाट्सएप जो है वो इंडिया में काफी लोग यूज करते हैं, ओवर 500 मिलियन यूजर्स हैं इनके। ये कंट्री का लार्जेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। और जो सोशल मीडिया है, जो मैसेजिंग एप्स हैं, इन पे का गवर्नमेंट जो है वो काफी एक टाइट रेगुलेशन किया है, क्योंकि काफी इसकी वजह से मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, फ्रॉड भी होता है, साथ साथ सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स भी जो है वो होते हैं। तो अब इसमें देखना होगा फिर फर्दर क्या एक्शन गवर्नमेंट का रहता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर, ये इसको अप्रूवल मिल गया है फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एज उंडावली हेलीपोर्ट। और ये जो प्रोसीजर है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने जो है वो डेवलप किया है डीजीसीए के अप्रूवल से। और जो डीजीसीए के रेगुलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन
ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, इनके अप्रूवल के बाद ये इसको मिला है। तो पिन एस क्या होता है? पॉइंट इन स्पेस। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रोसीजर होता है फॉर हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट। और जब ये हेलीपोर्ट्स को जो है वो अप्रोच करती हैं, इसमें जो है वो विदाउट कन्वेंशनल लैंडिंग है, मतलब जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं उनका यूज ना करके सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन का एडवांस सिस्टम का इसमें टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किया जाता है। माना जाता है कि ये काफी सेफ होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, और इसमें जो लैंडिंग है वो अच्छे से हो सकती है अगर एडवर्स वेदर कंडीशंस हो तब भी। और उसके लिए कोई ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड की जरूरत नहीं होती है। तो इससे फ्लाइट सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। और ये जो इंट्रोडक्शन किया गया है पिन एस प्रोसीजर का, तो ये जो है वो अभी हमने पहला, इसके पहले कंट्री का पहला इंडिजिनस गगन बेस्ड प्रेसिशन अप्रोच बाय कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ये जो है वो लास्ट वीक जो है वो परफॉर्म किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो एविएशन सिस्टम है वो डेवलप कर रहा है और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबली अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, उनसे अलाइन है। ठीक है, तो ये है उंदावली हेलीपोर्ट, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोकेटेड है, और ये एक की बेस है फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस इन द रीजन। फिर हाई लेवल कमेटी बनी है ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, तो इन्होंने कल यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनसे जो है मुलाकात किया, और इसमें पूरा डिस्कशन हुआ कि कैसे जो है वो इस पे जो है वर्क पूरा इनका चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था हाई पावर डेमोग्राफी मिशन ऑन 15 अगस्त 2025 को। और इसके बाद से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने हाई लेवल कमेटी एक बनाई है जो कि डेमोग्राफिक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको पूरा स्टडी करने का काम करेगी कि क्या इलीगल इमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, क्या क्या एबनॉर्मल रीजंस हैं अदर। इसके अलावा ये मेजर्स भी बताएगी कि कैसे इनसे जो है वो डील करना है। तो ये जो कमेटी है इसमें जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर हैं, ये रिटायर्ड चेयरमैन जज हैं, और इनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया है कमेटी का। इसके अलावा सेंसस कमिश्नर 3 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स हैं, जिसमें कि दुर्गा शंकर मिश्रा है, श्री बालाजी श्रीवास्तव और शमिका रवि, इनको मेंबर्स अपॉइंट किया गया है हाई लेवल कमेटी का। तो ये जो कमेटी है ये साइंटिफिकली पूरा एसेस करेगी कि इंडिया का जो वेरियस जो रीजंस है वहां पे इलीगल इमिग्रेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इनके कॉस्ट रहे हैं, कैसे जो है वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि इनको फर्दर जो है वो कम किया जा सके, रोका जा सके और इनसे निपटा जा सके। आर्म फोर्सेस में भी काफी सारे जो है वो न्यू जो है वो चेंजेस हुए हैं। जैसे अभी हमारे कल जो है वो आर्मी चीफ नियुक्त हुए थे। आज कई सारे जो है वाइस, जैसे आर्मी के वाइस चीफ, नेवी में, एयरफोर्स में जो है वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हैं, इन्होंने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसका ऑफिशियली जो है वो एज्यूम इन्होंने किया है, और ये चेयरमैन रहेंगे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के। और इसके लिए जो है वो सेरेमनी हुई नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में। और ये इनका इन्होंने जो ड्यूटी जो है वो एज्यूम किया, तो एक सेरेमोनियल ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो इनको दिया गया, और इनका काफी डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा है। और इन्होंने अपना जो करियर है इसको स्टार्ट किया था एज अ इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्ट्रीम 1987 में। और इनका 4500 आवर्स से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है ये बने हैं, और ये एक क्रूशियल रोल है इंडिया का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है इसमें। और ये आता है अंडर चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। और ये जो पोजीशन है काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कैसे जो इंडिया की जो तीनों आर्म्स हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनको ज्वाइंट तरीके से एक इंटीग्रेट करके जो है वो काम किया जा सके जब कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें हमने देखा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका भी इम्पोर्टेंट रहेगा नाम।
फिर आर्मी चीफ है जनरल धीरज सेठ, ये 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। इन्होंने एक कल जो है ये एक रोड मैप जो है वो इसको बताया, जिसका नाम दिया गया है विजय। और माना जा रहा है कि ये इनका एक विजन है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। इनको इंडियन आर्मी को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने की पूरी जो है वो प्रिपरेशन की जा रही है। और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो विजय है इसमें इसका क्या-क्या जो है वो नेम है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ये पूरा एक्रोनिम है विजय, इसमें वी स्टैंड्स फॉर विजिलेंस, जिसमें कि ऑपरेशनल रेडीनेस पे ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है वॉर की या कोई भी प्रॉब्लम की, तो उसमें कितनी जनरली जो है वो आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है, अलर्ट किया जा सके अक्रॉस द बॉर्डर। आई का सिग्निफिकेंस है इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मॉडर्न डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, इस पे फोकस कर रहा है कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। जे है फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच एक डीप जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। एक होल ऑफ नेशन अप्रोच पे जो है ये काम करेंगे। ए रिप्रेजेंट करता है आत्मनिर्भरता को, और इसका में आर्मी का डेडिकेशन है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिजिनसली डेवलप किया जाए उनको। और वाई स्टैंड करता है योद्धा, जिसमें कि आर्मी का सेंट्रल फोर्स है कि जो भी हर एक जो सिपाही है, जो सोल्जर है, वो एक ग्रेट असेट है, तो उसपे जो है वो वर्क किया जा सके। तो जैसे कि इन्होंने ये जो नया एक्रोनिम दिया है, इस तरह से चीज़ें भी कभी-कभी पूछ दी जाती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जैसा कि हमें पता है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025, ये 1 जुलाई 2026 से कल से ये इफ़ेक्ट में आ गया। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनका एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि जो वेज रेट्स हैं उनको जो है वो बढ़ाया गया है जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इनमें। नेशनल एवरेज वेज इसको बढ़ा के 298.8 रुपीज पर डे से 327.4 रुपीज पर डे जो है वो किया गया है, तो ये एक एवरेज हाइक है ऑफ ओवर 10%। और इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो वेजेस हैं उनमें काफी इंक्रीज हुआ है, जो कि लगभग 15 to 25% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वेजेस में वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुआ है, यहाँ पे लगभग 24.5% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद से जो विलेजेस हैं वो और प्रॉस्पेरस होंगे, और जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी बेहतरी के लिए इसके थ्रू जो है वो काम होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इन्होंने ऑफिशियली अप्रूव किया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस अपॉन मेकॉन इंडिया लिमिटेड। मेकॉन है मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया। ये एक शेड्यूल ए का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत है। और इसका जो भी नेट वर्थ रहा है करंट ईयर में, ये 535 करोड़ से ज्यादा का जो है वो रहा है, तो इसको जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो ठीक है, मिनी रत्न स्टेटस मतलब ये एक क्लासिफिकेशन होता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग जो हमारी पब्लिक सर्विस सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको जो है वो दिया जाता है। और माना जाता है कि इससे जो कंपनीज होती हैं इनका फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ये बढ़ता है। मिनी रत्न कैटेगरी में कैटेगरी 1 और 2 कैटेगरी आती है। जो मिनी रत्न 1 स्टेटस है ये कंट्री को अलाउ करता है कि ये 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती हैं, या 75% जो भी इनका नेटवर्थ हो, विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल की, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इतना जो है वो खर्च जो है वो कर सकती हैं। तो जैसे मिनी रत्न क्या है, नवरत्न क्या है, कंपनीज, ये सब चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये सब भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि इसको नया स्टेटस मिला है तो मेकॉन लिमिटेड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री में आता है, या रिसेंटली एडेड मिनी जो रत्न कंपनी है ये कौन सी है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी सेलिब्रेट होता है, और कल 70th नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये सेलिब्रेट किया गया, जो कि दर्शाता है इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। और इनका जो रोल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में, गवर्नेंस में और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक पार्लियामेंट के एक्ट से जो है ये बना था 1949 में। ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, क्या एथिकल गाइडलाइंस हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में इंडिया में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी कल यूनियन गवर्नमेंट ने काफी सारे और अप्रूवल किए हैं जिसके थ्रू मेजर हाईवेज और टनल जो है प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इसमें 8.1 किलोमीटर का 6 लेन का रोड टनल बनेगा दिल्ली में, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग बसंत कुंज से जो है वो कनेक्ट करेगा। और इसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का कॉस्ट रखा गया है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन होगा 117.7 करोड़, 4 to 6 लेन एक्सेस कंट्रोल सेक्शन बनेगा NH 34 में बिटवीन कानपुर एंड कबराई। और इसका कॉस्ट भी 7,000 से ज्यादा का रखा गया है। माना जा रहा है कि ये जो NH 32 प्रोजेक्ट है, इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव मिलेगी होगी। हाई स्पीड ट्रेवल जो है वो बढ़ेगा बिटवीन कानपुर एंड कबरई। और इससे जो कनेक्शंस हैं वो बेहतर होंगे भोपाल से, सागर से, मध्य प्रदेश से। तो एक रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो थ्रू हाईवे जो है ये और बेहतर होगा। फिर नागालैंड में लेवेंडर का एक्सपेंशन के लिए जो है वो अभी डिस्कस किया है यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने। और एक पूरा रोड मैप बनाया जा रहा है कि कैसे स्टेट में जो है वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो डेवलप किया जाए। और पर्पल रिवॉल्यूशन, ये CSIR का अरोमा मिशन के तहत जो है वो इसको ये काफी जो है वो एक सक्सेसफुल रहा है। नागालैंड ने इसको 2022 में जो है वो अडॉप्ट किया था, जिसके थ्रू लेवेंडर का कल्टीवेशन को और बेहतर करने पे जो है वो इस पे जो है वर्क हो रहा है। और इसमें कई सारे स्टार्टअप जो है वो वहां पे बने थे। CSIR का अरोमा मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में लॉन्च हुआ और इसका एम है कि जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जिसमें कि लेवेंडर, रोज, मिंट ये सब आते हैं, इनका जो कल्टीवेशन है उसको बूस्ट किया जाए। और इसमें अगर हम बात करें तो ये मिशन जम्मू कश्मीर में काफी सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे जो पर्पल रिवॉल्यूशन है इसकी वजह से जो रीजन है इसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। और काफी जो यूथ हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका इस कंडीशन बेहतर हुआ है, माइग्रेशन में कमी आई है, इनकम बढ़ा है। तो नागालैंड में भी इसी तरह से जो है उसको वर्क किया जा रहा है इसी मॉडल पे। जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ पे भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोडक्ट को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा दे रही है ताकि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पे भी जो है वो लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए और वर्क हो रहा है और इसी के तहत जो है यहाँ पे बातचीत हो रही है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे फ्यूचर में इसको और सक्सेसफुल बनाया जाए। फिर ई सारस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन था और इसमें बताया गया है कि पिछले 11 सालों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू जो गवर्नेंस है उसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, इजी हो गया है, एक्सेसिबल हो गया है। ठीक है। और इसका जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो सिटी के अलावा जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पे भी काफी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है। और ई सारस या सारस आजीविका, ये इसका काफी जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ई सारस ये एक फ्लैगशिप एग्जाम्पल है कि कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमी में काफी सारा चेंजेस जो है वो किया जा सकता है। ये एक ऑफिशियल ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है। अ, ठीक है। और इसमें जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि महिलाओं जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो फेडरेशंस हैं, इनके द्वारा डेवलप किया जाता है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो ताकि ये इजीली जो है ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल कर सकते हैं। और इसमें हैंडीक्राफ्ट जो गुड है ये काफी रिनाउंड जो रिनाउंड गुड्स हैं, ये
ज़्यादा इनका तरक्की हो रहा है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो कई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ीज़ हैं, इनको एक प्रॉपर मार्केट प्लेस मिला। अच्छा इनका जो है वो डेवलप और हो रहे हैं, इनसे जुड़े जो लोग हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के मार्बल से रिलेटेड जो कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर में जैसे पश्मीना का प्रोडक्शन होता है, तो इन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका ऑनलाइन कर होने से कनेक्शन जो है वो बढ़ा है। जो कलाकार हैं, उनका इनकम भी और बेहतर हुआ है। तो इसमें जो भी मेजर कैटेगरीज होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। और अभी की अगर बात करें तो 8.62 करोड़ वुमेन्स एसएसजी मेंबर जो हैं, ये इस पे काम कर रही हैं। उन्होंने 85% जो है वो डायरेक्टली इन्होंने अपने आप को मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेटवर्क से जो है वो लिंक किया है। तो इससे जो इनका मार्केटिंग है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, ब्रांडिंग हुई है, इनका जो लॉजिस्टिक्स है वो बेहतर तरीके से जो है वो इसका बिजनेस ये कर पा रहे हैं। तो ये मतलब इसने एक मेजर रोल प्ले किया है जो रूरल रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके और डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ई सारस के बारे में पूछा जा सकता है, मेंस में भी आ सकता है। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, इसमें अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग हैं, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसके थ्रू ये हिमालयन रे फिन्ड फिश इसके कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। और इसका एक डुअल पर्पस है। एक तो ये है कि इसको जो है वो प्रेडेटरी महासीर से प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी फिशिंग है उसको और सस्टेनेबल बनाना। ठीक है। इसको जो है ये जो हिमालयन रे फिन फिश होती है, इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी कहा जाता है हिमालयन और सब हिमालयन रिवर्स में। और ये जो है ये काफी प्राइस इसका ज्यादा होता है, स्पोर्ट फिश जो है इसको माना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे रेंज जो है वो इकोसिस्टम का काफी डाइवर्स है। काफी सारे यहाँ पे स्पीशीज हैं। तो इन्हीं के बेहतरी के लिए जो है ये यहाँ पे जो लोकल लोग हैं इस काम कर रहे हैं, और उसमें सैंगनो क्लैन है। तो इन लोगों ने जो है मिलजुल के एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके थ्रू इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये पूरा काम करेंगे। फिर जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई ताकाइची, ये कल न्यू दिल्ली जो है वो पहुंची हैं। ये अपने 3 डे के ऑफिशियल विजिट में इंडिया है। ये इनका फर्स्ट विजिट है कंट्री का। और ये 16 इंडिया जापान एनुअल समिट इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और हमारे प्रधानमंत्री सब इनसे जो है मुलाकात होगी। डिफरेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इनमें कैसे जो बायलेटरल कॉपरेशन है उसको और बढ़ावा देना है, उस पे डिस्कशन होगा। जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं ऑफ म्यूचुअल कंसर्न्स, उन पे बातचीत होगी। कैसे जो दोनों कंट्रीज हैं इनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और बेहतर किया जाए, इस पे पूरा फोकस रहेगा। और जापान अगर की बात करें तो इकलौतिया सा कंट्री है जो कि इंडिया के साथ एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वो मेंटेन करता है। और इससे जो है वो एक जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां के डेवलपमेंट के लिए भी ये अपने आप को पूरा डेडिकेट उन्होंने किया हुआ है। जापान इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के थ्रू। तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो कलेक्टिवली जो है वो वर्क कर रही हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए जो है वो यहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इनसे जो है मुलाकात करेंगे। कई सारे जो है वो एग्रीमेंट ऑलरेडी हुए हैं, और इनको और बेहतर तरीके से करने के लिए जो है वो इनमें और बातचीत होगी कि आगे और क्या किया जाए। और मेघालय की गवर्नमेंट इन्होंने जापान के साथ 2024 में पार्टनरशिप किया था इनके शिलोंग के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए। और इसमें जापान को एज अ पार्टनर कंट्री बनाया था। भारत और जापान के रिलेशन जो है वो काफी शुरू से काफी बेहतर रहा है। और जो अभी जो चीजें हो रही हैं, जो ग्लोबल पार्टनरशिप हो रही है, इसमें भी दोनों कंट्रीज को आगे कैसे वर्क करना है, इस पे ये पूरा फोकस इनका रहेगा। फिर गगन सिस्टम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकली थी। और अगर हम बात करें तो जो एविएशन होता है उसमें हाई एक्यूरेट नेविगेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट रहता है। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इससे जो है वो एयरक्राफ्ट को हेल्प मिलती है कि इनका क्या पोजीशन है, इनको सिग्नल मिलता है। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से या एरर की वजह से काफी जो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसरो ने इसी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके जीपीएस एडेड जियो
ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम ये बनाया है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो जीपीएस है वो इम्प्रूव होगा, रियल टाइम करेक्शन और इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो जाएगी, पायलट्स के पास अलर्ट पहुंच जाएगा। अगर जो कोई ऐसा नेविगेशन है जो अनसुटेबल है तो उससे जो है वो सिग्नल उसको मिल जाएगा। गगन प्रोजेक्ट ये फुल्ली ऑपरेशनल है 2015 से, और इसके बाद से इंडिया जो है वो कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आता है जिनका की एक ऑपरेशनल जो है वो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान। और गगन जो है ये एक सेफर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को जो है वो सपोर्ट करता है इंडियन एयरबेस स्पेस में। और इसके अलावा भी और काफी सारा जो है वो एप्लीकेशन है। ये एक एडवांसमेंट शो करता है जो कंट्री का आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है। और स्टेडली धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो इसको नेशनल इंटरनेशनल एक ग्लोबल जो है रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो जून 2026 में जो डीजीसीए है इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम जो है ये इसको कंडक्ट किया। तो कमर्शियली इसका प्रॉपर तरीके से जो है अब यूज जो है वो किया जा सकेगा। और गगन में जो है वो एक पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, ग्राउंड स्टेशन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। ये जो एलिमेंट्स हैं ये जीपीएस सिग्नल्स को जो है वो मॉनिटर करने का काम करते हैं, करेक्शन करने का काम करते हैं, ताकि जो नेविगेशन इंफॉर्मेशन है उसको और बेहतर बनाया जा सके। और जो इंडिया की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इसमें GSAT 8, GSAT 10, GSAT 15 ये काम पूरा जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रही हैं। इसके अलावा गगन के अलावा इंडिया ने अपना नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन इसको भी जो है वो डेवलप कर रहा है। ये एक इंडिजिनस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। जी, गगन से जो है वो जीपीएस सिग्नल जो है वो काफी स्ट्रांग हुआ है, बेहतर तरीके से नेविगेशन होगा और लैंडिंग जो है वो हो सकेगी। ठीक है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे जो गगन है इसको प्राइमरली तो सिविल एविएशन के डेवलप किया गया, लेकिन इसका और भी काफी सेक्टर्स में जो है वो यूज है। और इससे जो एक्यूरेसी है जीपीएस सिग्नल्स की रिलायबिलिटी वो बेहतर होगी, बेहतर तरीके से प्लानिंग हो सकेगी, बेहतर जो है वो सर्विस प्रोवाइड किया जा सकेगा। रोड ट्रांसपोर्ट में, हाईवेज में, रेलवेज में इसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में इससे हेल्प मिलेगी। इससे इमरजेंसी सिचुएशन में एक्यूरेट जो लोकेशन है उसको पता किया जा सकेगा, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को ट्रैक किया जा सकेगा। टेलीकम्युनिकेशन और सेविंग ये भी जो है वो बेहतर होगा। तो इससे जो है ये मतलब ये ओवरऑल ये है कि ये एक काफी इम्पोर्टेंट पिलर है। और इससे जो इंडिया का जर्नी है टुवर्ड्स की एक कनेक्टेड सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो ये इसमें काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो गगन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इन्होंने फर्स्ट अपना जो है वो जून में सक्सेसफुल जो है वो लैंडिंग किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के ईशा किशन है। इन्होंने ये जो है वो भी वर्ल्ड नंबर 1 बन गया है T20 इंटरनेशनल बैटिंग पोजीशन में। और इन्होंने अभिषेक शर्मा को रिप्लेस किया लेटेस्ट आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में। ये इनके करियर का जो है वो बेस्ट रेटिंग है। और उसके अलावा आईसीसी का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसके फाइनल में पहुंच गया है। इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया लंदन के ओवल में। और आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ये एक बायनियल इंटरनेशनल चैंपियनशिप है जिसको कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर वुमेन ये जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। इस बार ये लंदन में हो रहा है। सबसे पहली बार ये 2009 में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक जो वुमेन क्रिकेट का हिस्ट्री रहा है इसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है वो रही है। इन्होंने काफी सारे टाइटल्स जो है वो जीते हैं। तो ये आज का था सारा करंट अफेयर्स। तो ये
था सारा करंट अफेयर्स। और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स वीडियोस मिल सकें।